असद कैसर साहब ने, चूँकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल जिसमें अपोजिशन की बहुत सी शख्सियात मौजूद थीं, तो उन्होंने ये कहा कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को जो हमने एक्सटेंशन दी वो नहायत गलत फ़ैसला था। कौम से माफ़ी मांग लेते हैं इस पर और आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। माजी में नवाज़ शरीफ साहब भी ये बात कर चुके हैं। गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने उनको कोट किया और कहा कि नवाज़ शरीफ साहब पर्सनली नहीं चाह रहे थे एक्सटेंशन मिले, लेकिन पार्टी ने उनको परसुएड कर लिया। ये कितना आसान है कि आप इतना बड़ा एक फ़ैसला करते हैं जिसकी लीगल इम्प्लिकेशंस होती हैं और बाद में आप माफ़ी मांग लें, तमाम पार्टियां कहीं गलती हो गई हमसे। ये सॉरी कहना एडमिसिबल होता है या एहतसाब एडमिसिबल होता है पॉलिटिक्स में? एहतसाब नहीं होगा, माफ़ी कबूल कर ली जाएगी। जी, मैं ये समझता हूँ जी कि ये बार बार ये जो एक चूहे और बिल्ली का खेल है, कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर एक बहुत मनफी किरदार करती रही हैं। एक DGI की अपॉइंटमेंट है, आपको याद होगा जब माजी में नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहिबा ने भी, दोनों ने अपनी अपनी कोशिशें की और उसमें जो नतीजा निकला वो ये था कि हुकूमत ही चले गई। इस दफ़ा भी इमरान खान साहब उसी दलदल में आके फंस गए हैं और इसमें जो एक्सटेंशन का खेल है वो तो मुकम्मल तौर पर ख़तरनाक बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर तो बाकायदा कोई ना कोई जो है ना इस्लामाबाद के ऊपर कोई ना कोई उसका असरात आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई आके तो धरना दे देता है जब वो टाइम आ रहा होता है, या फिर कोई उसके बरखिलाफ धरना प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और जमहूरियत के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसको बजाय कि हम सिर्फ इस तरह से डील करें कि जी सीनियर मोस्ट होना चाहिए, जैसे जुडिशरी का एक फैसला हो गया था और उसके बाद ये बहस खत्म हो गई थी, इसी तरह से मेरे ख्याल में यहाँ पर भी कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा ताकि ये बहस खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो खेल चल पड़ता है ना जी, ये तो फिर बहुत ही संगीन इसके नतायज पाकिस्तान ने भुगते हैं और वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को भी तबाह करते हैं, अल्टीमेटली हमारी फॉरेन रिलेशंस को भी इफेक्ट करते हैं और डोमेस्टिकली बहुत इंतशार फैलाते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो मेरे ख्याल में ये चीजें जो हैं एक पुख्ता तरीकाकार से सेटल कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जी एहसान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो जुडिशरी का एक फैसला हो गया था कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगाना है, ये खेल वहां पर तो खत्म हो गया था। अब फिर से वो जख्म जो है कुरेद दिए गए हैं और दोबारा से वो सारा सिलसिला चल निकला है। तो यहां से भी आपको इंस्टेबिलिटी आएगी और दूसरे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें से भी आपको इंस्टेबिलिटी आएगी। जी एहसान साहब पॉइंट ऐड कर लीजिए, मैं फिर नईम साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ एक वो फैक्चुअल करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि हमने एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं, एक्सटेंशन हुकूमत देती है, एक्सटेंशन PTI और खान साहब ने दी थी, वो लेजिस्लेशन थी जो हुकूमत को एक्सटेंशन अलाउ करती थी, तो उस लेजिस्लेशन पे हमने वोट डाला था। मियां नवाज शरीफ ने किसी भी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी पाकिस्तान की। पर्सनली तो नहीं दी राणा साहब, पर्सनली तो नहीं दी, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन में ही उनको एक्सटेंशन मिली ना, जो कानून साजी हुई, तो इम्प्लाइड मीनिंग तो कानून साजी को सपोर्ट, कानून साजी को सपोर्ट। चलें ठीक है नईम साहब, ये माफ़ी से काम चल जाएगा कि कौम से माफ़ी मांगते हैं? क्योंकि उसके बाद के तर्ज अमल की भी अगर हम बात कर लें, चले माजी को तो आपने करेक्ट कर लिया, उस वक्त ये बताया जा रहा था कि गालिबन उनसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक जर्नैल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया, और जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उसके बाद जो सब हमने कंटेनर पे सुना वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भी अगर ये बात की जाती है कि हमने बात ताकतवर हलकों से करनी है, पॉलिटिशियंस के साथ नहीं बैठना, लेटर आर्मी चीफ को लिखने हैं, तो फिर लेसन क्या लर्न किया है PTI ने अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो? देखिए मुज़म्मिल साहब, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर 2024 के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो आज इमरान खान वज़ीर आज़म होते। ये तमाम केसेस जो हैं सब के सब सियासी हैं। जहाँ बाजवा की बात है तो बाजवा ने 2019 के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हमें ये कहा गया कि आपको हुकूमत दें। अब ये जो चोरी उनसे बात की गई थी, इमरान खान साहब को तो नहीं पता था। जब तक एक इदारा जो है अपनी जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर परफॉर्म करता है तो आपने इदारों को जो है उसके ऊपर हमला तो नहीं करना, लेकिन जब इदारा लाइन क्रॉस करता है तो फिर डेफिनेटली आपने बात करनी। इमरान खान ने तो कहा कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देनी, लेकिन जो साइफर आया उस साइफर के ऊपर ही इमरान खान साहब को सजा हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा हुई। अगर साइफर ना होता, ये कहते थे कि नहीं है साइफर, तो फिर सजा किस चीज़ की होनी थी? तो वो तो साबित हो गया। PM ने मीटिंग की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जी साइफर आया, और उसके अंदर जो जुमलों का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हटाओगे तो तुम नताइज भुगतोगे, अगर तुम हटा दोगे इस इमरान खान को तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, ये बाजवा को कह रहे थे। आज भी यही सूरत हाल है कि अमेरिका के अंदर मीटिंग होती है, ट्रंप साहब बुला रहे हैं तो वहाँ PM नहीं है,
नहीं, हम आज तो तो यही खान कहते साहब हैं की रिहाई के लिए आप वहाँ देख रहे हैं, लेकिन सूरत-ए-हाल तो जो बदल पीएम गई। होता है वो मुल्क को लीड करता है, ना कि कोई और करता है। नंबर 1। नंबर 2 बात रह गई कि इन्होंने बात की कि जो लोग बरी हो गए, ठीक है, उनके बारे में ये क्या रखते हैं, उस पर खुशी का इजहार करें। भाई 2-2.5 साल से आपने जेल में उन्हें डाला है, उनके ऊपर सख्तियां, मुसीबतें, उनके घर वालों को परेशानियां, उस बंदे की जो जिंदगी का एक लम्हा आपने ज़ाया किया है, उसका कौन हिसाब देगा। और तीसरी बात यह है कि वो तो अभी बाहर आई नहीं, वो तो जेल में है और वो कराची थे। बाकी भी किसी की कोई एविडेंस साबित नहीं हुई कि वो फलां बंदा मीटिंग के अंदर मौजूद था। इमरान खान साहब 9 मई से पहले, वो एक छोटा सा कमरा है जहां वो बैठते थे और जूम वगैरह के ऊपर कोई मीटिंग हो भी जाती थी, लेकिन 9 मई की सुबह वो कैसे मीटिंग कर सकते हैं जब 9 मई को वो वहां से चल के इस्लामाबाद पहुंच गए 10, 11, 12 बजे? तो ये कैसे मुमकिन था? इस्लामाबाद के अंदर जो हमारे ISF के स्टूडेंट्स हैं वो एक अपने हॉस्टल के अंदर बैठ के मीटिंग करें, वहां SHO अशफाक साहब नफरी लेकर पहुंच जाते हैं और उन्हें उठा कर ले जाते हैं। मैं आज घंटा डेढ़ पहले वहां उनके मुकदमात के अंदर पेश हुआ हूं। ठीक, क्या कहते हैं जी, इन्होंने डकैती कर ली है जी। अब हमला आप कर रहे हैं, डकैती उन बच्चों ने कर ली है, उनका कल पेपर है, लेकिन उनको अदालत के अंदर पेश करके उनके ऊपर दफा 144 के खिलाफ, घर में बैठे हुए दफा 144 लग गई है। सही। हम तो ये कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब ये कि अदालतों के अंदर खड़े हैं। जज साहब को आज हमने कहा कि इधर भी फिर दफा 144 है, आपको भी उठा लेंगे और हम तमाम लोगों को भी उठा लेंगे। होटलों में भी पाबंदी है, फिर अस्पतालों के अंदर भी लोगों को नहीं बैठने देंगे। क्या आप 4 लोग इकट्ठे बैठे हैं, PTI की क्यों बात कर रहे हैं, या नहीं भी बात को कर रहा होगा, खाली ये कि आपने अपनी खाना पूरी करनी है और अपने बॉस को हाजिरी देनी है। कौन सा हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो हमने पाकिस्तान की सीक्रेट इंडिया को दे दी है? भाई हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी गलत बयानियां हैं। और जहां अलकादर ट्रस्ट केस की बात की है, अलकादर में इमरान खान साहब ने जाती फायदा नहीं लिया। ट्रस्टी जो होता है वो ऑनर नहीं होता, ना वो अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं उस जायदाद को, ना वो आगे किसी को खुद भेज सकते हैं, ना उससे कोई माली आमदनी 1 रुपए की भी उन्होंने आज तक नहीं दी। वहां तमाम गवाहों ने जाकर बयान दिया, उन्होंने कहा कोई माली फायदा ना इमरान खान ने लिया, ना उन्होंने लिया, और जो पैसे थे उससे हुकूमत यूनिवर्सिटी बना रही है, गाड़ियां ली गई हैं। क्या उनसे कोई हिसाब लेगा? ये मेरे सामने सारी पड़ी है कि 2008 में नवाज शरीफ साहब ने 42 लाख की, जो 42,55,000 की गाड़ी थी, उसे 6,36,000 के अंदर खरीदा। तोशाखाना से तो गाड़ी ली नहीं जा सकती। वहां गुलदान 8,000 का, वो भी मुफ्त में घर लेकर गए, ये रिकॉर्ड बता रहा है। 43.5 लाख का कारपेट नवाज शरीफ साहब घर लेकर गए तोशाखाना से। इस तरह 4 गिलास 6,000 के, 6,700 रुपए के वो गिलास घर लेकर गए तोशाखाना से। पॉइंट आ गया नईम साहब आपका। राना साहब, ये एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें जो नईम भाई फरमा रहे हैं कि गिलास और कारपेट तक जो है वो बाकी पार्टीज़ ने नहीं छोड़े, मुकदमात हम पे बन गए। और दूसरा 27वीं तरमीम को लेके अब जो कंस्पिरेसी थियरीज़ भी थी, राना सनाउल्लाह साहब ने बजाते खुद कह दिया कि अगर नेशनल इंटरेस्ट का मामला होता है तो फिर 27th अमेंडमेंट भी हम ला सकते हैं, पार्लियामान का ये इख्तियार है। जहाँ तक मेरी इतलात हैं ड्राफ्ट तो बन चुका है इसका, तो क्या शामिल होगा इसमें फिर? देखें, सबसे पहली बात तो ये तो आई इक़्तिदार में इसलिए थे कि ये हमें सूली पे चढ़ाएंगे। इन्होंने नैब के चेयरमैन को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया, तो ये साबित कर देते हैं ना इल्जामात। एक ढेले की करप्शन नहीं ये साबित कर सके, बल्कि पूरी अपोजिशन को इन्होंने जेलों में डाला एक एक करके। तो ये जितने इल्जामात लगा रहे हैं, ये कहानियां तो आपने 2018 में भी सुनाई थी, उससे पहले भी आप सुनाते रहे। तो साबित कर देते अपने दौर में ये सिर्फ इल्जामात हैं। आपके पास 3-4 हुकूमतें थी, आपके पास सारी प्रोसिक्यूशन थी, FIA थी, नैब आपके हाथों में खेलती थी, तो आप साबित कर देते। तो ये तो आप कुछ नहीं साबित कर सके, उल्टा आप करप्शन परसेप्शन के अंदर अरूज पे पहुंचे और एक करप्ट तरीन हुकूमत थी PTI की। देखिए, जो दूसरी आपने बात पूछी कि जी कुछ 27वीं तरमीम और वो क्या है, उसका ड्राफ्ट बन चुका है। देखें, आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो आप 10 तरामीम करें, इट डजंट मैटर, आईनी और कानूनी हक है पार्लियामेंट को। अगर आप कानून के मुताबिक चीजें चलाते हैं तो आप तरामीम आ सकती हैं। लेकिन देखें, बात ये, कोई ड्राफ्ट नहीं बना। जब ड्राफ्ट बनेगा तो वो जो जितने मेंबर हैं हुकूमत के अंदर और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ शेयर होगा, डिस्कस होगा। वो कोई ऐसी कोई टॉप सीक्रेट नहीं है जो सीक्रेट सारा काम हो जाएगा और वो छुप छुपाए हो जाएगा। अगर पिछली दफा 26वीं आईनी तरमीम में कोई जल्दबाजी की कोशिश की गई तो वो नाकाम हुई, और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आईनी तरमीम हो तो वो ना सिर्फ ऑपोजिशन के साथ वो डिस्कशन होनी चाहिए, सबके साथ डिस्कशन होनी चाहिए, सबकी इनपुट आनी चाहिए, और फिर आपको तरामीम की तरफ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब 27वीं तरामीम होंगी तो इसी